फतेहपुर के आज के इस महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकुमार चाहर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्रीमती पक्षानिका सिंह जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, श्री प्रदीप भाटी जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री महेश गोयल जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, राहुल राठौर जी, कन्हैया लाल गुप्ता जी, हेमंत शर्मा जी और भारी संख्या में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, फतेहपुर सीकरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात है। एक और देवादिदेव महादेव बाबा बटेश्वर नाथ का पवित्र धाम इस लोकसभा सीट में है, वहीं साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनेक ऐसे स्थल जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भी इस लोकसभा सीट में स्थित है। यहां का अन्नदाता किसान अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है, तो मां यमुना की कृपा भी इस क्षेत्र पर बराबर बरसती है। ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव की याद आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में
टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वह इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर लोग आश्वस्त हैं, और आश्वस्त इस बात के लिए भी है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है, एक चुनाव उन कार्यों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत की जनता जनार्दन के द्वारा फिर तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया जाना है। और इसके लिए जनता भी आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, आज पहला चुनाव है 18वीं लोकसभा का, जिसके परिणाम के बारे में जनता स्वस्थ है। बस हमारी तैयारी क्या होनी है कि हमारा प्रत्याशी कितने अधिक वोटों से लीड लेकर के देश की संसद में पहुंचता है। इसकी तैयारी के लिए हर लोकसभा सीट में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं, अब तक मैं लगभग 25 लोकसभा सीट को कवर कर चुका हूं, और मैंने एक चीज देखी है, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग मुझे एक बात कह रहे हैं साहब हमारी बढ़त 3 लाख से प्रारंभ होकर के आगे जनता जनार्दन का आशीर्वाद जहां तक मिल जाए वहां तक हम लेके जाएंगे। हम लोग चुनाव जिता करके अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हर एक ओर से यही आवाज आ रही है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, बहनों और भाइयों, यह आवश्यक भी है, यह आवश्यक भी है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि बदलते हुए भारत को देख रही है। ये नया भारत है, और ये नया भारत ही नहीं बल्कि हम अपने आंखों से एक विकसित भारत का तस्वीर भी हम देख रहे हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यक्ति हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकताएं उसके घर तक उपलब्ध होंगी। एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनने की स्थिति पैदा हुई है, और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग कहते हैं क्या ये संभव है? बहनों और भाइयों, 2014 के पहले के भारत को भी आप देखते थे, जो असंभव था उसे ही संभव बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जो लोगों के लिए था कि ये नहीं हो सकता है, मोदी जी ने उसी को संभव बनाया है। कोई एक स्कीम आप उठा के देख लीजिए, वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान का प्रश्न था, जो काम 60 वर्ष तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 वर्ष में वह काम करके दिखाया। आज दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ गया। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दावे बड़े बड़े होते थे, दुश्मन देश तब भी भारत की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस कर जाता था। आज क्या कोई भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कर पाएगा? क्या आज नहीं कर सकता है। उन्हें मालूम है घुसपैठ की कीमत कैसे चुकानी पड़ सकती है।
यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। बहनों भाइयों, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से बेहतर हुई है। ये कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करके, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या को समाप्त करके हम देख चुके हैं। और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में आईआईटी नहीं वहां आईआईटी, जहां आईएम नहीं वहां आईएम, जहां पर एम्स नहीं वहां एम्स, ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये नए भारत की नई तस्वीर इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही है। इन्हीं में हम भी देखते हैं कैसे भारत बदल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, राशन की सुविधा हो, रसोई गैस की सुविधा हो, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा हो, हर घर में शौचालय की सुविधा हो, नौजवान के हाथों को कार्य देने का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का मामला हो, कौन ऐसा सेक्टर है जो छूटा रह गया हो। हर एक के लिए कुछ न कुछ करने का कार्य हुआ है और यही है नए भारत की नई तस्वीर, जिसने पुनः तीसरी बार विकसित भारत के लिए मोदी जी को समर्थन देने की ठानी है। और इसीलिए फतेहपुर सीकरी में मैं फिर से आपके पास आया हूं बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए फतेहपुर सीकरी को तीसरी बार ये मौका मिलने जा रहा है फिर से। और बहनों भाइयों, हम इसीलिए आए हैं आपसे कहने के लिए कि देश के अंदर जो वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले वे लोग हैं जो पर्व और त्योहारों पर बैन करते थे, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लग जाया करता था। और दूसरी तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, न केवल कांवड़ यात्रा निकल रही है बल्कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। भाइयों, फर्क स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था।
ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस दो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा, और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए आवास मिलता है। 12 करोड़ परिवारों यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। 12 करोड़ परिवारों के घर में एक शौचालय बन जाता है। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। यही है मोदी की गारंटी, 100% होने की गारंटी, जो नारी गरिमा का भी सम्मान करती है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का भी ध्यान रखती है, और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। आज मोदी जी ने अमृत काल में भारत को एक नया संकल्पना दी है, और वह है विकसित भारत की। बहनों और भाइयों, विकसित भारत बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब आगरा और फतेहपुर सीकरी भी विकसित होगा। और आगरा और फतेहपुर सीकरी तब विकसित होगा जब यहां पर कमल चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी विजयी बनकर के देश की संसद में जाएंगे। राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक दल, निषाद राज पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव राजभर पार्टी ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए
कि बहनों और भाइयों, राजकुमार चाहर अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर के पूरे देश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित किया है। मैं देखता हूं महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में जाकर के अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर के देश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखना और फिर उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलना, जहां से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी निकलती है और जहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात भी हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज के दिन पर यह आपका सौभाग्य है, राजकुमार चाहर जैसा जुझारू कार्यकर्ता आपके बीच में सांसद पद का प्रत्याशी बनकर के आया है। उनको प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है और पार्टी ने आपके सामने उनको दिया प्रस्तुत किया है। यह यहाँ के विधायकों की, यहाँ के पदाधिकारियों की, यहाँ के प्रबुद्धजनों की और यहाँ की जनता जनार्दन की से मैं अपील करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के साथ वे अपना आशीर्वाद दें, राजकुमार चाहर को भारी बहुमत से विजयी बना करके फतेहपुर सीकरी में फिर से कमल का फूल खिलाने का काम करिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के पैमाने पर जिन मुद्दों को यहां पर राजकुमार चाहर ने आपके सामने रखा है, हर घर नल योजना यहां दी जा चुकी है। सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव जहां से आया था, सारे प्रस्ताव यहां के स्वीकृत हुए हैं और विकास के लिए कहीं भी आपको इधर उधर ताक झांक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सीधे सीधे विकास का कार्य इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का संबंध तो पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी है। बटेश्वर में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा आज वहां सदैव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए कितना अच्छा कार्य हुआ। और यह कार्य, सुंदरीकरण का कार्य ही भारतीय जनता पार्टी के अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के लिए आप सभी से चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। घर घर जाकर के राजकुमार चाहर बनकर के मोदी जी के लिए तीसरा कार्यकाल मांगिए, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। मोदी जी को हम 80 मनकों का हार उत्तर प्रदेश से भेजेंगे, उसमें फतेहपुर सीकरी का योगदान भी होना चाहिए। और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ जहां तक मेरी आवाज जा रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आगरा के प्रबुद्धजनों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आज के इस सम्मेलन में इस पूरे समारोह की अध्यक्षता कर रहे सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर आर.एस. पारीक जी, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि डॉक्टर पारीक पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री भानु महाजन जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के मंत्री श्री विजय शिवहरे जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर जे.एस. धर्मेश जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, संजीव दिवाकर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सुनील टंडन जी, संयोजक टी.एन. अग्रवाल जी, यादवेंद्र शर्मा जी और भारी संख्या में आगरा के सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आगरा की इस पौराणिक और ऐतिहासिक धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 जो देश की 18वीं लोकसभा के लिए, देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए जनता जनार्दन के प्रतिनिधि को चुनने के लिए आयोजित हुई है। बहनों और भाइयों, पहला यह चुनाव है देश का जिसके परिणाम के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी कोई संदेह नहीं है। हर ओर एक ही आवाज है और वह कि देश के बारे में, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर पूरे देश के अंदर हुए हैं, उन कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस चुनाव में जनता जनार्दन फिर से तीसरा कार्यकाल मोदी जी को देगी और पूरे देश के अंदर यह आवाज एक स्वर से गूंज रही है। क्या गांव हो, क्या शहर, क्या उत्तर हो, क्या दक्षिण, क्या पूरब हो या पश्चिम, हर ओर एक ही आवाज है और वह आवाज है, कोई संदेह नहीं कि जो कुछ आवाज देश के अंदर या अपने आगरा में आप सुन रहे हैं, यह आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है। और यही कारण है जब यहां पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, ये कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हम न केवल बदलते हुए भारत को देख रहे हैं बल्कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए भी देख रहे हैं। आपने देश और प्रदेश के परसेप्शन को बदलते हुए देखा है। यही भारत था, दुनिया में सम्मान नहीं था और आज हर भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा, गर्व के साथ सीना तान करके वो बोलता है मैं भारत का निवासी हूं, तो सामने से जवाब आता है मोदी का भारत। मोदी जी के नेतृत्व में
140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के अंदर गौरव बढ़ा है। और नहीं देखना है, अन्य जगह छोड़िए, विश्व योग दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे जब दुनिया के 190 से अधिक देश योग के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, या कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में आते हैं और भारत के परंपरा के प्रति जब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया उमड़ती है, तो यह दुनिया के अंदर भारत के बारे में बदली हुई धारणा को व्यक्त होता है। उसके एक उदाहरण है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती। दुश्मन जब मर्जी तब भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है भारत की सीमा का अतिक्रमण का मतलब उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया होगी वह कई पीढ़ियों को, देश को, दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसलिए कोई अतिक्रमण नहीं करता। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, देश के अंदर किस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी, आईएम, IIIT, एम्स, इनकी एक श्रृंखला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज स्थापित हो रही हैं। ये दिखाती है ये नए भारत में हम दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम भारत को बनाएंगे, और भारत उसको लीड करेगा, भारत उसको नेतृत्व देगा। इस भाव के साथ आज भारत के अंदर कार्य हो रहा है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी? कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बन पाएगा? कोई सोचता था गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल पाएंगे? कोई सोचता था कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को और पूरी दुनिया को आपकी जेब में रख करके आपके कार्य को और सरल और आसान कर देगा। आज सारा का सारा कार्य अपने स्मार्टफोन से आप कर पा रहे हैं। ये नए भारत की तस्वीर है, और इस नए भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। बहनों और भाइयों, अगर भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है तो गत 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयां हासिल की है वो आप सबके सामने है। आज जब सुरक्षा की बात आती तो लोग उत्तर प्रदेश को याद करते हैं। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उत्तर प्रदेश सामने आता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की बात होती है, उत्तर प्रदेश सामने याद आता है। और जब देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं को आपूर्तिकर्ता के रूप में गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के इन योजनाओं को पहुंचाने की बात होती है, तब उत्तर प्रदेश एक लीड रोल में देश के अंदर दिखाई देता है। उन स्थितियों में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव बहुत स्पष्ट है। 2 ध्रुवों में पहले से विभाजित हो चुका है। एक जिनके लिए परिवार प्रथम है, फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की भावना, जो भावनाएं भारत की आस्था को सम्मान भी देती है, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान भी करती है। परिवारवाद बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच में है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच में है। ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हम सबको भारत को नए भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के उन सपनों को साकार करने को लेके जाता है जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हम सब भारतवासियों को दिया। भारतवासियों के सामने जो संकल्पना रखी, और इस संकल्पना का आधार है मोदी की गारंटी। मोदी जी ने
पिछले 10 वर्ष में जो करके दिखाया वह भी जनता के सामने है। क्या कोई सोचता था कि आगरा में मेट्रो चलेगी? देश और दुनिया के अंदर जितनी भी मेट्रो बनी है उनमें सबसे पहले कार्य करने वाले, सबसे स्पीड के साथ कहीं कार्य हुआ है तो आगरा में हुआ है। अपने समय से 9 महीने पहले आगरा मेट्रो का संचालन भी हो गया है। आगरा में एयरपोर्ट का निर्माण हो, ये कोई सोचता था? लोग ये मानते थे, लोग थक हार चुके थे कि आगरा में एयर कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ताज के नाते इन सबको रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला लड़ा गया और आज एयर कनेक्टिविटी यहां की प्रारंभ करवाई गई। नए सिविल टर्मिनल का निर्माण यहां पे हो रहा है। यहां पे गंगा जल की आपूर्ति हो पाएगी। एक सपना था, आज साकार हुआ है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी के रूप में आगरा भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना स्थान बनाएगा, यह भी साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, आगरा अपनी नई पहचान के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वही कई प्रतिमान स्थापित किए हैं प्रदेश ने, देश के अंदर और देश ने दुनिया के अंदर। कोई सोचता था इससे पहले कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा और अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी होगा? ये सपना था लेकिन साकार हुआ है। ये जो कभी सपना हुआ करता था आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नया भारत है जो केवल संकल्पना ही नहीं देता है, संकल्प ही नहीं करवाता है, बल्कि उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। लोग आज पूछते हैं कभी कभी कि आज जो आप कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं इसकी 100% होने की गारंटी क्या है? मैं उनसे यही कहता हूं, क्या कोई सोचता था कोरोना कालखंड में दुनिया ने तो अपने हाथ पैर छोड़ दिए थे। दुनिया ये मान के चल चुकी थी कि अब लगता है कि जीव सृष्टि का अंत का समय आ गया है, कोरोना जैसी महामारी सबको निगल लेगी। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी डट करके सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, हम इस महामारी को हरा करके रहेंगे। और आपने देखा होगा दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाले भारतीय समाज को किस रूप में बचाने का काम हुआ। आज भी कोरोना समाप्त हो गया लेकिन भारत के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात मिल रही है। ये भी सपना साकार हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर चुके होते हैं, ये भी नए भारत में होता है। 60 करोड़ लोग फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, यह भी संभव हुआ है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, यह भी साकार हुआ है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिली है, यह भी हमने सपना साकार होते हुए देखा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर चलता हुआ हमने देखा है, यह भी सपना साकार हुआ है। और 2.5 करोड़ घरों में फिर से बिजली का उजियारा पहली बार देखने को मिला है, उन्हें फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं, यह भी हमने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, यही मोदी की गारंटी है। सुरक्षा भी और समृद्धि भी, आजीविका भी, आस्था भी। जहां उपद्रव नहीं, जहां उत्सव का माहौल हो, वही मोदी की गारंटी है। और भारत उत्सव के इस माहौल के साथ पूरे देश को सरोकार कर सके, इसके लिए हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 80 करोड़ की आबादी, 80 लोकसभा सीट इस 25 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 80 मनकों की माला जब हम लोग मोदी जी को उत्तर प्रदेश की ओर से पहनाएंगे तो बहनों और भाइयों, मैं उसमें आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आगरा लोकसभा सीट से जीतना तो तय है, लेकिन जीत ऐसी हो जो ऐतिहासिक हो। यहां पे चुनावी सभा की शुरुआत हमने प्रबुद्ध जनों से इसलिए की है क्योंकि आप समाज का नेतृत्व वर्ग है।
अलग अलग क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई अधिवक्ता के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई समाज जीवन के, कोई अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको लीड करते हैं। उनका अपना एक दायरा होता है। समाज के नेतृत्व वर्ग से अपील करने के लिए इसीलिए हम लोग आए हैं कि समाज का नेतृत्व वर्ग राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना जानता है। वह एक बार फिर से नेतृत्व के अपने इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, निषाद राज पार्टी, अपना दल, सोहेलदेव राजभर पार्टी, इन सभी के साथ मिलकर के एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए, देश को विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग कार्य कर सकें। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर यह कार्य जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग आए हैं। मित्रों, विकसित भारत का मतलब हम सब जानते हैं। विकसित भारत का मतलब तब साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब आगरा विकसित होगा, और आगरा को विकसित करने के लिए यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जीतना उतना ही आवश्यक है जितना उत्तर प्रदेश के विकसित होने के लिए आवश्यक है। एक और हमें यह कार्य करना है, और यह जीत मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी की जीत इस आधार पर होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब हम सभी लोग आज यहां पर इस प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बन सके, इसके लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से विजयी बनकर के जाए, आपका आशीर्वाद मिले। यद्यपि बघेल जी अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देने वाले सांसदों में से हैं। संसद चले तब भी वे दिन में संसद में रहते हैं, दोपहर के बाद अपने लोकसभा सीट में आ जाते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आराम से वे यहां आ जाते हैं। मैं आज से नहीं, उनको पिछले हम दोनों लोग सांसद साथ साथ बने थे और मैं तब से जानता हूं। वे संसद में रहते थे, जैसे ही कोई गाड़ी यहां की, कोई ट्रेन यहां की निकली, तुरंत वे जाकर के उसमें बैठ करके यहां आ जाते थे और फिर आकर के अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करके फिर अगले दिन सुबह संसद के सत्र में भाग लेते थे और शेष दिनों में तो यहां रहते ही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने सर्वाधिक समय अपने संसदीय क्षेत्र को दिया। लेकिन मित्रों, लोकसभा चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर जा सके अत्यंत कठिन है। 5 साल घुमाइए, 5 साल बुलाइए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो आपको ही एसपी सिंह बघेल बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। तो मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बनकर के घर घर जाकर के मतदान की अपील करना है और मतदान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान स्थल पर लेके जाना है। उस समय तक तापमान कुछ बढ़ चुका होगा। वैसे भी इस क्षेत्र में ब्रजभूमि में टेम्परेचर कुछ ज्यादा हाई होता है। उन स्थितियों में हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर इतने वोटों से चुनाव जिताना है। याद रखना कि पिछली बार हर बूथ पर जितना वोट मिला है, हर बूथ पर, मैं अभी भानु से यही पूछ रहा था, उन्होंने कहा हमारी बूथ संरचना अच्छी हो चुकी है, पन्ना प्रमुखों की बैठक हो चुकी है, अब एक एक मतदाता पे हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा कि मोदी जी ने
देश के अंदर आतंकवाद की एक समस्या का समाधान किया, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 और जोड़ने का प्रयास करेंगे। हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें मोदी जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 370 वोट और हम लोग जोड़ेंगे। अगर आप 370 वोट हर बूथ पे जोड़ पाएंगे तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं, रिकॉर्ड वोटों से आपके प्रत्याशी देश की संसद में जाएंगे और देश की संसद में आगरा का डंका बजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अपील करता हूं, घर घर जाकर के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए, विकसित भारत के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के लिए फिर से मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आगे पालिका से निर्णय करता हूँ और का धन्यवाद ज्ञापन करना